गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का मान शुद्धता से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि स्थिति का सही मान ज्ञात किया जाए, स्थिति का सही मान ज्ञात किया जाए तो संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यदि संवेग का सही मान ज्ञात किया जाए, संवेग का सही मान ज्ञात किया जाए तो स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। मतलब यह है कि दोनों में से, ठीक है, जैसे कोई गतिशील कण है और उसका अगर हमने वेग सही, संवेग सही ज्ञात कर लिया, संवेग अगर सही ज्ञात कर लिया बच्चों, तो उसकी स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाता है। मतलब ये पता चल गया उसका संवेग कितना है, तो स्थिति का सही आकलन नहीं हो पाएगा। और अगर स्थिति का सही आकलन कर लिया तो संवेग का सही पता नहीं हो पाएगा, ठीक है। तथा स्थिति में परिवर्तन, यही नियम आगे बोलता है, तथा स्थिति में परिवर्तन जिसको डेल्टा एक्स से लिखते हैं, वह संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन जिसको डेल्टा पी से लिखते हैं, ठीक है। तो स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन का गुणनफल स्थिर रहता है। इन दोनों का गुणनफल स्थिर रहता है, जो h/4 के बराबर या उससे अधिक रहता है। हाइजेनबर्ग ने बच्चों यहां पर 2-3 बातें बताई कि अगर कोई कण गति कर रहा है लगातार, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर लगातार गति कर रहा है और हम उसकी स्थिति और संवेग में परिवर्तन निकालना चाहें तो दोनों को एक साथ सही से ज्ञात नहीं कर सकते। अगर गतिशील कण की हमने सही पता कर लिया कि वो कहां पर, स्थिति का सही पता कर लिया वो कहां पर है, तो उसका संवेग फिर सही ज्ञात नहीं कर पाएंगे। उसमें अनिश्चितता आ जाएगी कि पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। और अगर उसका संवेग सही पता कर लिया तो उसकी स्थिति, जिस समय उसका संवेग हमने ज्ञात कर लिया, एक्यूरेट ज्ञात कर लिया, सही ज्ञात कर लिया, तो उसकी स्थिति कहां पर है बिल्कुल पता नहीं चलेगा। थोड़ी संभावना रहती है उसमें गड़बड़ की, अनिश्चितता की। और इनका जो गुणनफल है वो हमेशा स्थिर रहता है, और यह हमेशा h/4 के या तो बराबर रहेगा या फिर इसके बच्चों क्या रहता है, उससे अधिक रहता है, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा है और इससे इसका गणितीय रूप दिया जाता है। तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत का गणितीय रूप, हाइजेनबर्ग सिद्धांत का गणितीय रूप इस प्रकार है। ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है ना बच्चों, इससे हम इसका गणितीय रूप निकाल सकते हैं। क्या कि स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को हम किससे लिखते हैं बच्चों, डेल्टा पी से। और संवेग क्या होता है, m × v। तो मास मतलब द्रव्यमान तो उसका नहीं बदलेगा, कण का वेग बदलेगा। तो हम डेल्टा पी इक्वल टू m डेल्टा v बोल सकते हैं। तो डेल्टा x × डेल्टा पी ये या तो बराबर रहेगा h/4 के या फिर अधिक रहेगा, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल या तो बराबर होता है या फिर इससे अधिक होता है। तो ये इसका गणितीय रूप है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x × डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, m × डेल्टा v इक्वल टू h/4 के बराबर है। और अगर हम डेल्टा x × डेल्टा v लिखें तो यह आ जाएगा h/4 m,
ठीक है, मतलब हम स्थिति और वेग में अगर परिवर्तन, वेलोसिटी वेग में परिवर्तन देखें तो इन दोनों का जो गुणनफल है बच्चों वो h/4 और m को हमने उधर ले लिया क्योंकि ये तो स्थिर रहता है, मास द्रव्यमान यहाँ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका गणितीय रूप है। तो ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है कि कोई गतिशील कण है तो उसकी स्थिति और वेग में सही तुम उसका सही आकलन नहीं कर पाओगे, बिल्कुल एक्यूरेट आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको अगर हम यहां पर लिखें तो यह आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm। ये इसका गणितीय रूप आ गया। ठीक है, बाकी भी इसके गणितीय रूप है और न्यूमेरिकल्स में इसको हम काम भी लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग सिद्धांत का कारण क्या है। ठीक है, इसका क्या कारण है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का। तो टॉपिक हम डालते हैं बच्चों आगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत का कारण। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का कारण क्या है। अब कारण हम कह रहे हैं यहां पर कि कोई सूक्ष्मदर्शी कण, मतलब सूक्ष्म कण, बहुत छोटा कण। तो हम मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये कोई हमने जो कोश होता है उसका आधा हिस्सा ले लिया ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ कारण देखना है। तो कारण देखने के लिए हमने यहां पर मान लिया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हो गया बच्चों सूक्ष्मदर्शी कण। ठीक है, सूक्ष्म कण, और हम इसकी स्थिति का पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसकी स्थिति का पता करना चाह रहे हैं। तो इधर से हम एक प्रकाश किरण डाल देते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण लिख दो, या प्रकाश जो है वो फोटोन के रूप में रहता है। तो हम यहां से कोई प्रकाश का फोटोन डाल देते हैं। ये मान लो यहां पर प्रकाश का फोटोन गिरता है। ठीक है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता करना चाह रहे हैं और फिर इसके वेग का पता करना चाह रहे हैं। इन दोनों को हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो दोनों में अनिश्चितता क्यों उत्पन्न होती है ये हम देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्थिति का पता करने के लिए हम इसके ऊपर फोटोन, प्रकाश फोटोन डाल रहे हैं। तो जैसे प्रकाश फोटोन यहाँ डलेगा तो ये तो हो गया आपतित फोटोन। इधर से जो हम डाल रहे हैं बच्चों, इसको तो हम क्या बोल देंगे, आपतित फोटोन या आपतित प्रकाश। और इधर से ये टकरा करके वापस निकल गया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परावर्तित फोटोन। ठीक है, और यहां पर मान लो कि हमने कोई सूक्ष्मदर्शी लगा रखा है। ठीक है, यहां पर ये कोई सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब तुमने पीछे भी पढ़ा है कि अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दो बल होते हैं। तो एक जो बल है वो इस इलेक्ट्रॉन को इस पथ से बाहर की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका नया पथ है जहां पर ये जाना चाह रहे हैं, नया पथ। ठीक है, और जहां पर ये जाएगा, वास्तव में जहां पर ये जाएगा वो इस पथ पर जाएगा। तो ये इसका परंपरागत पथ है जिसके ऊपर ये चलेगा, परंपरा के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो ये जाना चाहिए, इसमें जाएगा इसके ऊपर। ओके बच्चों, तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण की अगर हम बात करें तो होता यह है कि जब आपतित फोटोन इस कण पर गिरता है, ठीक है, जब हम किसी सूक्ष्मदर्शी कण की स्थिति का आकलन करने के लिए, स्थिति का सही से पता करने के लिए उसके ऊपर आपतित फोटोन डालते हैं, तो उस फोटोन की टक्कर से ये जो कण है इसकी स्थिति और वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। इस वजह से इसमें अनिश्चितता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के कारण में डायग्राम बना दोगे। पूरा डायग्राम बनाने के बाद इसमें आपको क्या लिखना है कि किसी सूक्ष्मदर्शी कण जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का आकलन करने के लिए वो कहां पर है,
हम उसके ऊपर एक लाइट डाल रहे हैं, तो हम बोलेंगे इसमें कि स्थिति का पता करने के लिए हम आपतित फोटोन डालते हैं, कोई प्रकाश किरण उसके ऊपर डालते हैं। इस आपतित फोटोन की टक्कर से इस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये बहुत हल्का है, तो इसकी टक्कर से इसकी स्थिति और वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, इनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, और इनमें अव्यवस्था उत्पन्न होने से ही हम इसकी सही स्थिति और वेग का आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसका हो गया कारण। हाइजेनबर्ग का ये गणितीय रूप हो गया ऊपर बच्चों, ये इसका कारण हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आगे और हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को और आगे समझें। तो यहां पर हम बोलते हैं कि हाइजेनबर्ग सिद्धांत की सीमाएं या फिर महत्व। हाइजेनबर्ग सिद्धांत का महत्व। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? महत्व बोल दो या फिर सीमाएं बोल दो, एक ही बात है। यहां पर एक बात समझो बच्चों कि जैसे हमने दे ब्रोगली समीकरण पढ़ी, क्या पढ़ी है? दे ब्रोगली समीकरण, कि दे ब्रोगली समीकरण, और ऐसे ही आज का पॉइंट है अपना हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। तो जैसे हमने दे ब्रोगली समीकरण पढ़ी है कि दे ब्रोगली समीकरण है वो भारी कणों पर लागू नहीं होती, जिनका द्रव्यमान ज्यादा होता है उनके ऊपर लागू नहीं होती, वो सूक्ष्म कणों पर लागू होती। ऐसे ही हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ना, वो भी सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। ठीक है, ये एक तरीके से इसकी शर्त मान लो कि सूक्ष्मदर्शीय कणों पर ही लागू होता है, सूक्ष्मदर्शीय कणों पर ही लागू होता है। क्योंकि हाइजेनबर्ग बोल रहे हैं कि अगर कोई गतिशील कण है, अगर कोई गतिशील कण है और उसके ऊपर अगर तुम इसकी स्थिति और वेग का पता करना चाह रहे हो तो सही से नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि प्रकाश फोटोन डाला तो टक्कर से उसकी वेग और स्थिति दोनों बदल गए। ठीक है, तो ये बड़े कणों पर लागू नहीं होगा। इसको देखो, हम समझते हैं, प्रूव भी करते हैं प्रैक्टिकल। कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे तुम्हारी बात ये दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए कि सपोज करो कमरा है और कमरे अंधेरे कमरे में, ठीक है, कमरा है और उसमें अंधेरा है और उसमें कोई चूहा है। ठीक है, अब वो चूहा भाग रहा है और तुमने उसमें टॉर्च जलाई। ठीक है, तो अंधेरा कमरा करना जरूरी है क्योंकि टॉर्च तो तभी जलाएंगे और तभी इस बात को समझ पाएंगे। तो वो चूहा जो भाग रहा है तो उसको तुम ढूंढ रहे हो। ठीक है, अंधेरे कमरे में चूहे को ढूंढ रहे हो तो तुम टॉर्च डाल रहे हो, उसके ऊपर टॉर्च प्रकाश डाल रहे हो, टॉर्च जला करके प्रकाश डाल रहे हो। तो मुझे बताओ बच्चों कि वो चूहा भाग रहा है, वो हो गया गतिशील कण, और तुमने टॉर्च की प्रकाश उसके ऊपर डाला तो क्या उसकी स्थिति और वेग बदला? नहीं, क्योंकि भारी कण है। ठीक है, क्या टॉर्च का प्रकाश, क्या प्रकाश किरण उसके ऊपर डालने से उसकी स्थिति और वेग में परिवर्तन हुआ? नहीं, वो तो उसी हिसाब से भागेगा। तो चूहा भारी कण है, तो भारी कणों के ऊपर ये लागू नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्मदर्शीय कणों के ऊपर लागू होता है, जैसे दे ब्रोगली समीकरण है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत के महत्व में क्या लिखोगे बच्चों? जिस प्रकार दे ब्रोगली समीकरण सूक्ष्म कणों पर ही लागू होती है, भारी कणों पर लागू नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार हाइजेनबर्ग का सिद्धांत भी सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, भारी कणों पर लागू नहीं होता। बस इतना लिख दोगे। अब इसको अगर प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करें? तो अपने पास में यह है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4πm। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि भारी कणों के ऊपर या सूक्ष्म कणों के ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहां तक जो मैंने बोला, यहां तक लिखने के बाद लिख दोगे जैसे। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे मान लो कि 10⁻⁻6 किलोग्राम की कोई वस्तु है। ठीक है, 10⁻⁻6 किलोग्राम मतलब 1 मिलीग्राम की वस्तु है, और उसके ऊपर हम हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लगाएं बच्चों। तो यहां पर इसका द्रव्यमान हो गया 10⁻⁻6 किलोग्राम मतलब 1 मिलीग्राम। तो इसके ऊपर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लगा दें तो यह आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच। क्या होता है बच्चों? प्लांक स्थिरांक। तो यह आ जाएगा 6.6 गुना 10⁻34। नीचे आ गया 4। पाई क्या होता है? 3.14। ठीक है, और m उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है बच्चों? 10⁻⁻6। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर 10⁻⁻⁶ किलोग्राम की, मतलब 1 मिलीग्राम की कोई वस्तु, ठीक है, ये वास्तव में भारी है, 1 मिलीग्राम यहाँ पर भारी वस्तु, ठीक है, समझना, क्योंकि हम इससे हल्की वस्तु लेंगे। तो ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर अगर हम ये लगाते हैं तो इससे जो आंसर आएगा बच्चों वो आता है 10⁻⁻28, ठीक है, मतलब 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये जो मान है ये मान बहुत कम है, देखो -28 आया है, ठीक है, ये जो मान है ये कम है, मान कम है, अत्यंत कम बोल सकते हैं इसको। तो ये मान अत्यंत कम है और इसका मापन करना कठिन होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे डे ब्रोगली समीकरण में आया था कि मान अत्यंत कम है और इसका मापन करना क्या होगा बच्चों, कठिन होगा। जबकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएं इसको, जैसे पहला तो ये हो गया, सेकंड अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएं तो, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे बच्चों तो आ जाएगा ΔX इंटू ΔV इक्वल टू H, वही 6.6 गुणा 10⁻⁻34, 4 पाई हो गया 3.14, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो बच्चों इससे हम निकालेंगे तो ΔX इंटू ΔV इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ये मान ही आया। ये जो मान आया था बच्चों ये तो कैसा था, अत्यंत कम, मान अत्यंत कम है। जबकि ये वाला जो मान आया है ये कम तो है लेकिन बहुत कम नहीं है, इसका मापन किया जा सकता है, इसका मापन किया जा सकता है, जबकि इसका मापन करना बहुत कठिन काम है। जो बहुत कम मान आता है उसका मापन करना बहुत कठिन काम है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत के महत्व में क्या लिखोगे बच्चों कि जिस प्रकार डे ब्रोगली समीकरण भारी कणों पर लागू नहीं होती, केवल हल्के या सूक्ष्म कणों पर लागू होती, उसी प्रकार हाइजेनबर्ग का सिद्धांत भी भारी कणों पर लागू नहीं होता। भारी कणों का तो स्थिति और वेग से याद कर सकते हैं, यह सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। अनिश्चितता उत्पन्न होती है वो सूक्ष्म कणों पर होती है। जैसे 10⁻⁻6 किलोग्राम की वस्तु अगर गति करती है तो उस पर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लगाएंगे तो मान अत्यंत कम आएगा जिसका मापन करना कठिन है। सेकंड पॉइंट में लिख देना, इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत अगर लगाएं, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर गतिशील इलेक्ट्रॉन पर हाइजेनबर्ग का सिद्धांत लगाएं तो मान कम आता है, इसका मापन किया जाना संभव है, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि ठीक है हम पढ़ चुके हैं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत और डे ब्रोगली समीकरण, तो अब इसके बाद इन दोनों को आधार मान करके बच्चों, इनको आधार मान करके और फिर बोर का मॉडल है सफल हुआ, उसके बाद जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल दिया गया था उसकी नींव पड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को पढ़ेंगे, ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। बच्चों ये क्लास 11th है, हिंदी मीडियम, और केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 परमाणु संरचना, ओके बच्चों। तो अभी तक की क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं कि बोर का मॉडल असफल हो चुका है। ज़रूरत थी एक बहुत अच्छे सरल मॉडल को देने की, परमाणु का ऐसा मॉडल जो परमाणु के बारे में और स्पष्ट तरीके से बता सके। तो उसके लिए जो क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल की अवधारणा दी गई थी उससे पहले उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे हुआ, तो उसके विकास में 2 पॉइंट आते हैं। एक हम पढ़ चुके हैं कल, डे ब्रोगली समीकरण जो द्रव्य की द्वैत प्रकृति को समझाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट डालोगे और ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, ओके बच्चों। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है क्या, इसको समझते हैं बच्चों कुछ अलग तरीके से कि हम मान लेते हैं ये कोई क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, ये कोई क्रिकेट का मैदान है और इस क्रिकेट के मैदान में यहां पर सपोज करो कि यहां ब्लू ड्रेस में हमने मान लिया कि ये इंडियन टीम का कोई प्लेयर है, ठीक है, ये इंडियन टीम का कोई
प्लेयर। ओके, इंडियन टीम का मान लो कि कोई प्लेयर है और इस प्लेयर के पास में यहाँ पर खेलते खेलते कोई बॉल आ पहुंची, क्रिकेट की कोई गेंद आ पहुंची। तो इस प्लेयर ने क्या किया, इस गेंद को एक हाथ से और इसको फेंक दिया। इधर सपोज करो कि यहाँ पर विकेट्स लगी हैं, तो इसने इस गेंद को यहाँ फेंका, यहाँ पर विकेट कीपर खड़ा है। ठीक है, यहाँ मान लो कि विकेट कीपर खड़ा है, तो इसने बॉल को इसकी तरफ फेंका, तो ये बॉल इसने फेंकी तो ये इस तरीके से फेंकी। ठीक है, मतलब इस बॉल को ये बिल्कुल सीधे नहीं फेंकेगा, बिल्कुल सीधे नहीं फेंकेगा। सीधे का मतलब बहुत दूर से अगर बाउंड्री के पास में खड़ा है तो बिल्कुल सीधे नहीं फेंक सकता। ये इसको इसके हाथ में अगर फेंकेगा तो ये इस तरीके से फेंकता है इसके पास में। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये जो क्रिकेट की गेंद है, बॉल है, इस बॉल की इस गति की बात करें या फिर मान लो कि हम कोई कार ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बच्चों ये कोई कार ले लेते हैं, ये मान लो कि कोई कार है। ये कोई कार है और ये कार मान लो कि इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो हम कार की बात कर रहे हैं या फिर क्रिकेट के कोई बॉल की बात कर रहे हैं। ये कार इस दिशा में जा रही है, क्रिकेट की गेंद इस दिशा में जा रही है। ओके, अगर हम ये जो क्रिकेट की गेंद है या फिर कार है, अगर हम इनके वेग और स्थिति का मापन कोई एक समय में करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस कार के जाते हुए सडनली हम किसी टाइम पर ये बोलें कि अब इसका वेग कितना है, इस कार का वेग कितना है और इसकी स्थिति मतलब ये कहाँ पर है, तो इसका मापन हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस क्रिकेट की बॉल की अगर मान लो कि ये बॉल यहाँ पर है, इस समय ये बॉल सपोज करो यहाँ पर है, तो इसकी स्थिति होगी, ऐसे ही इसके वेग, तो इसका मापन हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अवपरमाण्विक कणों की बात करें, अवपरमाण्विक कण, अवपरमाणिक कण क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अवपरमाण्विक कण को मैं यहाँ पर सूक्ष्म कण भी बोल सकता हूँ, जिनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो अगर इन कणों की बात करें ना, तो इनके वेग और स्थिति का सही मापन मतलब कि शुद्धता से मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, शुद्धता से मापन बच्चों नहीं किया जा सकता। शुद्धता से मापन, जबकि यहां पर शुद्धता से मापन किया जा सकता है, तो शुद्धता से मापन यहां किया जा सकता है, यहां पर नहीं कर सकते बच्चों। ये सिद्धांत ही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है, ये सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया। पूरा नाम इसका वर्नर हाइजेनबर्ग था। पूरा नाम क्या है बच्चों इसका, वर्नर हाइजेनबर्ग। तो वर्नर हाइजेनबर्ग ने ये सिद्धांत दिया है। ये सिद्धांत क्या है, इसके सबसे पहले तो इसमें ये लिख दोगे कि यदि किसी गति करती हुई कार या फेंकी गई बॉल, गेंद की स्थिति और वेग का मापन शुद्धता से करें तो यह संभव है, या इसका मापन शुद्धता से किया जा सकता है। जबकि अवपरमाण्विक कणों अर्थात सूक्ष्म कणों के वेग और स्थिति का शुद्धता से मापन नहीं किया जा सकता, शुद्धता से मापन नहीं कर सकते। अतः लिख करके बच्चों यहां पर हमें बात करनी है अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या। अतः तो इन्वर्टेड कोमा में आपको परिभाषा लिखनी है कि किसी सूक्ष्म कण
किसी सूक्ष्म कण की स्थिति, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग में परिवर्तन का शुद्धता से मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, किसी गतिशील कण, किसी सूक्ष्म कण, किसी सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति व संवेग को शुद्धता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये इसमें लिखना है परिभाषा में कि किसी गतिशील कण की स्थिति व संवेग में परिवर्तन कह दो या संवेग का शुद्धता से मान, शुद्धता मतलब समझ रहे हैं यहां पर का सही मान का शुद्धता से मान ज्ञात करना संभव नहीं है। मान ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं है। आगे इसमें क्या लिखोगे? देखो बच्चों, मैं यहाँ पर पूरी परिभाषा आपको बता रहा हूँ, बता पूरी रहा हूँ लेकिन लिख शॉर्ट में रहा हूँ यहाँ पर कि किसी गतिशील, ठीक है, गतिशील सूक्ष्म कण, छोटा कण भी होना चाहिए, किसी गतिशील सूक्ष्म कण